अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर फ्रैक्चर बोन को डिटेल में डिस्कस किया था कि जो बोन फ्रैक्चर हो जाती हैं, और आज के लेक्चर में देखेंगे कि बोन वो फ्रैक्चर्ड बोन रिपेयर किस तरह होते हैं, किन प्रोसेस से गुजर कर बोन रिपेयर होते हैं। आज के लेक्चर में डिटेल में उन्हें डिस्कस करते हैं। प्रीवियस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन, बोन्स टूट जाती हैं, बोन इंजर्ड हो जाती हैं, तो उन इंजर्ड को फिर कैसे आपस में जोड़ा जाए, कैसे रिपेयर किया जाए, पहले देख लेते हैं कि रिपेयर किसे कहते हैं। रिपेयर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड रिपेररी, ये लैटिन ज़बान के लफ्ज़, लतीनी ज़बान के लफ्ज़ रिपेररी से निकला है, जिसका मतलब है टू पुट इन टू गुड ऑर्डर समथिंग डैट इज़ इंजर्ड। वो चीज़ जो इंजर्ड हो गई है, जो ब्रेकेज का शिकार हो गई है, उसे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर लाने को रिपेयर कहते हैं। अगर हम लोग बायो के लिहाज से डेफिनेशन करें तो इसकी ये आती है कि टू पुट बैक इनटू गुड कंडीशन दैट्स डैमेज, जो चीज़ डैमेज हो चुकी है, ब्रेकेज हो चुकी है, इंजर्ड हो चुकी है, उसको वापस अपनी गुड कंडीशन के अंदर, असल पोजीशन के अंदर लाने को रिपेयर कहते हैं। आज के लेक्चर में जैसा कि हम लोग बोन रिपेयरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यूथ के अंदर रिपेयरिंग बोन प्रोसेस और ओल्ड एज के अंदर जो पीपल होते हैं उनके अंदर बोन रिपेयरिंग का प्रोसेस डिफरेंट होता है। यूथ, क्योंकि यूथ होते हैं, वो एल्डर होती है, तो उनके अंदर कैल्शियम की मिकदार भी ज़्यादा होते हैं उनकी बोन्स के अंदर, और स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं। अगर उनकी बोन्स के अंदर किसी किस्म की इंजर्ड वगैरह डैमेज हो जाती है, ब्रेकेज का शिकार हो जाती है, तो उनके अंदर जो बोन हीलिंग का प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू द ओल्ड एज पीपल। ओल्ड एज पीपल की बोन वीक होती है, तो ऐसा ऐसा उनके अंदर ब्लड की सप्लाई भी वीक होना शुरू हो जाती है। यंग पीपल के अंदर ब्लड की सप्लाई भी स्ट्रॉन्ग होती है, और ओल्ड एज जो पीपल होते हैं उनके अंदर ब्लड की सप्लाई स्लो होती है, कैल्शियम की मिकदार भी कम हो जाती है। अगर ओल्ड एज की जो पीपल होते हैं उनकी बोन ब्रेकेज हो जाए, तो उनकी ब्रेकेज के बाद जो हीलिंग का प्रोसेस होता है वो एज कम्पेयर टू द यंग पीपल स्लो होता है। आज हम लोग उन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे जो हीलिंग प्रोसेस होता है, बोन रिपेयर प्रोसेस होता है। द फ्रैक्चर इज treated बाय रिडक्शन। अब बोन रिपेयर के लिए बायो की लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड यूज होता है जिसे कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है टू ब्रिंग बैक इनटू देयर ओरिजिनल फॉर्म, के अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लेकर आना, के जो चीज ब्रेकेज का शिकार हो चुकी है, इंजर्ड हो चुकी है, तो उनको वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जोड़ना, ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आने को कहते हैं रिडक्शन। दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि रीअलाइन ऑफ ब्रोकन बोन, के ब्रोकन बोन्स का दोबारा से आपस में जुड़ जाने को रिडक्शन कहते हैं। ये बोन है जिसके अंदर ब्रेकेज आ गया, टूट गई है, तो वापस इसको रीअलाइन करना, जोड़ना, और दोबारा अपनी ओरिजिनल शक्ल में, ओरिजिनल पोजीशन के अंदर, ओरिजिनल शेप के अंदर लाने को हम लोग रिडक्शन कहेंगे बायो की लैंग्वेज में। इंग्लिश में अगर इसे देखें तो रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना, और अगर इसे केमिस्ट्री में देखा जाए तो इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक अलग मीनिंग में जाता है, लेकिन बायो में रिडक्शन का मतलब होता है टू ब्रिंग बैक इनटू देयर ओरिजिनल फॉर्म, के अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आना किसी चीज़ को, उसे रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पर टू टाइप्स की रिडक्शन होती हैं, क्लोज रिडक्शन एंड ओपन रिडक्शन। पहले देखते हैं कि क्लोज रिडक्शन किसे कहते हैं। रिडक्शन, जैसा कि मैंने बोला है कि बोन्स को आपस में जोड़ने के प्रोसेस को, रीअलाइन करने के प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। क्लोज रिडक्शन का मतलब होता है कि जो बोन्स इंजर्ड हो जाती है, यानी कि अब यहाँ पर जो इंजर्ड बोन होगी वो नॉर्मल इंजर्ड होगी, ज़्यादा सवेयर किस्म की इंजरी नहीं होगी, बल्कि नॉर्मल इंजरी होगी। ऑक्सीड बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन बाय फिजिशियन हैंड। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्रोकन बोन्स होती है उनको ऑक्सीड बैक, यानी कि दोबारा एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। बोन्स टूटी हुई हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। वो जोड़ा किस तरह जाता है कि बाय द फिजिशियन हैंड, फिजिशियन अपने हैंड की मदद से उन्हें आपस में जोड़ देता है, ना कि ऑपरेशन की ज़रूरत होती है यहाँ पर। अब हैंड की मदद से किस तरह, बाय फिजिशियन हैंड इस तरह करता है, उन ब्रोकन बोन्स के ऊपर लकड़ी वगैरह रखकर उसे पट्टी कर देते हैं, वहाँ पर बैंडेज वगैरह लगा देते हैं, तो इसे कहते हैं क्लोज रिडक्शन। और ओपन रिडक्शन के अंदर क्या होता है कि सर्जरी परफॉर्म्ड एंड फिक्स्ड बाय वायर, पिन्स और रॉड। ओपन रिडक्शन के अंदर क्या होता है कि इतना सवेयर किस्म के बोन्स के अंदर ब्रेकेज हो जाता है, जिसमें क्या करते हैं कि फिजिशियन ऑपरेशन करना पड़ता है उन्हें। ऑपरेशन वो वायर्स, पिन्स या
रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं उन बोन्स को, जो इंजर्ड बोन्स होती हैं, डैमेज्ड बोन होती है, ब्रोकन बोन होती है, उनको आपस में अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर रीअलाइन करने के लिए, फिक्स करने के लिए वायर्स का, पिन्स का या रॉड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओपन रिडक्शन के अंदर यहाँ पर ऑपरेशन की मदद से बोन्स को जोड़ा जाता है। क्लोज रिडक्शन के अंदर किसी किस्म के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। बोन इमोबिलाइज बाय द कास्ट। कास्ट किसे कहते हैं? प्लास्टर को कहते हैं। तो फिजिशियन क्या करते हैं? क्लोज रिडक्शन के अंदर भी, ओपन रिडक्शन के अंदर भी ये जरूरी होता है कि फिजिशियन बोन्स को इमोबिलाइज कर देते हैं बाय द कास्ट की मदद से। कास्ट यानी कि प्लास्टर वहां पर लगा देते हैं ताकि बोन्स हरकत ना कर सके, मूव ना कर सके और अपनी जगह पर जुड़ी रहे, ताकि जल्दी जल्दी बोन के अंदर रिपेयरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो और बोन ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर जुड़ जाए, सेम सही प्लेस के ऊपर बोन्स मीट टुगेदर हो और बोन्स फास्ट रिपेयरिंग प्रोसेस बोन्स का फास्ट हो। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ रिपेयर प्रोसेस। अब वो कौन से फेजेस ज़रूरी होते हैं बोन को रिपेयर होने के लिए? बोन की रिपेयरिंग के लिए 4 किस्म के फेजेस होते हैं। बोन को 4 किस्म के स्टेजेस से गुजरना पड़ता है रिपेयर होने के लिए। उसके बाद बोन अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है, यानी कि नॉर्मल बोन्स की तरह वेट बेयर कर सकती है, इस तरह नॉर्मल बोन की तरह वर्क परफॉर्म कर सकती है। वो 4 स्टेजेस कौन सी हैं? पहली है हीमाटोमा फॉर्मेशन, सेकंड है सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन और उसके बाद है बोनी कैलस फॉर्मेशन एंड 4th नंबर पर है बोन रिमॉडलिंग। एक एक करके हम लोग सबको डिस्कस करते हैं। फेजेस ऑफ रिपेयर प्रोसेस में से पहली फेज है हीमाटोमा फॉर्मेशन। हीमाटोमा फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि एक्सीडेंट हुआ, पर्सन फॉल हुआ, गिरा, तो उसकी वजह से बोन इंजर्ड हो गई और बोन टूट फूट का शिकार हो गई। तो बोन जो टूट गई तो वहां पर क्या होता है कि हीमाटोमा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। हीमाटोमा अब किसे कहते हैं? इसे देख लेते हैं कि ब्लड वेसल्स इन द ब्रोकन बोन्स, हेयर एंड हेमरेज। बोन्स जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, आप लोग मेरे पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, बोन्स का लेक्चर होगा। बोन्स के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है स्पॉन्जी बोन, अंदर वाला जो होता है इंटरनल पार्ट, जो बाहर वाला होता है वो कॉम्पैक्ट बोन होता है। जो अंदर वाला स्पॉन्जी पार्ट होता है उसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह मौजूद होती है। जैसे बोन ब्रेक होती है तो क्या होगा कि उसके साथ ब्लड वेसल्स इन द ब्रोकन बोन्स के अंदर टेयर हो जाएंगी, यानी कि टूट जाएंगी, ब्लड वेसल्स भी टूट जाएगी और हेमरेज होना शुरू हो जाएगी कि बोन्स के अंदर इंटरनल तौर पर वो जो साइड्स होगी जहाँ से बोन ब्रेकेज हुए वहाँ पर इंटरनल लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वहाँ पर खून निकलना शुरू हो जाएगा, खून रसना शुरू हो जाएगा। उस खून रसने के अमल को, निकलने के अमल को कहते हैं हेमरेज। हेमरेज के बाद क्या होगा कि मास ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। जैसे ब्लड निकलेगा तो फाइब्रिनोजिन सेल्स आएंगे, वो क्या करेंगे कि ब्लड को क्लॉट करना शुरू कर देंगे। ब्लड वहां पर क्लॉट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जमना शुरू हो जाएगा। मास ऑफ ब्लड क्लॉटिंग को कहते हैं हीमाटोमा। इस तरह कहते हैं हीमाटोमा फॉर्मेशन, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू द हेमरेज की वजह से। इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, उन ब्लीडिंग की वजह से हीमाटोमा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि बोन सेल डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिएंट बिगन टू डाई। जो बोन्स को न्यूट्रिएंट मिल रहे थे, क्योंकि ब्लड का काम होता है कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह को लेकर आना, तो बोन्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई खत्म हो जाएगी, बोन्स को न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलना खत्म हो जाएंगे, रुक जाएंगे, तो बोन सेल्स डाई होना शुरू हो जाएंगे, बोन सेल्स मर जाएंगे। वहां पर आप लोग देख सकते हैं हीमाटोमा फॉर्मेशन। इस तरह ये ब्लड सारा यहाँ पर क्लॉट होना शुरू हो गया, जमा होना शुरू हो गया और वेसल्स वगैरह के अंदर ब्रेक के जाना शुरू हो गया, वो टूट गई और इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर हेमरेज हो गया। उसके बाद हीमाटोमा फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट फेज स्टार्ट होती है सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। 3 से 4 वीक तक सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन का प्रोसेस चलता है। वैसे जो टोटल फेजेस होती है रिपेयर प्रोसेस के लिए तकरीबन 8 से 12 हफ्ते लगते हैं बोन्स को रिपेयर होने के लिए। टोटल 8 to 12 वीक रिक्वायर्ड होते हैं रिपेयर ऑफ बोन्स के लिए, ब्रोकन बोन्स को रिपेयर होने के लिए। तो यहाँ पर जो सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन होगी उससे तकरीबन 3 से 4 हफ्तों के अंदर ये सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि ब्लड कैपिलरीज रो एट हीमाटोमा।
हीमाटोमा जैसा कि मैंने कहा था, क्लॉटिंग को कहते हैं मास ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग को हीमाटोमा कहते हैं। तो हीमाटोमा पर क्या होगा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि कैपिलरीज अब रो करना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर रेकेज हो गई थी कैपिलरीज के अंदर, यहाँ पर सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन के अंदर कैपिलरीज बनना शुरू हो जाएंगी, जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, रो करना स्टार्ट कर देंगी। पर फेगोसाइटिक सेल्स कम एंड बिगेन क्लियर द डेब्रिस। फेगोसाइटिक सेल्स आएंगे। फेगोसाइटिक सेल्स हम लोग जानते हैं कि इनगल्फिंग सेल्स को कहते हैं। वो आएंगे जो यानी कि वहाँ पर डेब्रिस वगैरह होगा, वेस्ट मटेरियल होगा, उससे इनगल्फ करना स्टार्ट कर देंगे फेगोसाइटिक सेल। उसके बाद क्या होगा कि फिब्रोब्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट सेल्स आएंगे। फिब्रोब्लास्ट का क्या काम होता है कि फाइब्रिनोजिन को बनाना, कोलेजन फाइबर को बनाना, और ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स को। फिब्रोब्लास्ट आएंगे जो बोन्स के एंड रोकन हुए थे वहाँ पर कोलेजन फाइबर्स को बनाना शुरू कर देंगे ताकि ये बोन्स के एंड आपस में मिल जाएं, आपस में मीट टुगेदर होना स्टार्ट हो जाएं। और ओस्टियोब्लास्ट आएंगे बोन फॉर्मिंग सेल्स को बनाना स्टार्ट कर देंगे ताकि बोन्स के जो पार्ट रेक हो चुके थे वो पार्ट आपस में अगेन जुड़ जाएं। उसके बाद क्या होता है कि फिब्रोकार्टिलेजिनियस कैलस एट द ब्रोकन एंड। ये जो बोन का ब्रोकन एंड होता है यहाँ पर फिब्रोकार्टिलेजिनियस कैलस बनना शुरू हो जाएगा। ये फिब्रोकार्टिलेजिनियस कैलस हायालीन और फिब्रोकार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है। ये जो सेकंड फेज होती है इसे फिब्रोकार्टिलेजिनियस कैलस फॉर्मेशन फेज भी कहते हैं और सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पॉन्जी पार्ट होता है बोन्स का वो बनना स्टार्ट हो जाता है। सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन के अंदर स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द बोन बिगन टू स्टार्ट। हायालीन और फिब्रोकार्टिलेज बनना शुरू हो जाएंगे। बोन के अंदर एक नेचुरल तौर पर अल्लाह ताला ने ऐसा प्रोसेस रखा है, अगर बोन का कोई पार्ट टूट गया, ब्रेकेज का शिकार हो गया, तो हमारी बॉडी के अंदर ये कैपेबिलिटी नेचुरल तौर पर मौजूद होती है कि उस रेकेज पार्ट को रिपेयर किया जा सके और दोबारा अपनी ओरिजिनल शक्ल के अंदर उस ब्रेकेज पार्ट को बनाया जा सके। ये अल्लाह ताला का एक करिश्मा भी कह सकते हैं कि जैसे कि कुरान मजीद में बार बार कहते हैं फ़ाबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि आप लोग अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये किस तरह का एक अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस रखा है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर बोन्स टूट जाती है तो वो अगेन से रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। कैलस किसे कहते हैं? कैलस का मतलब होता है कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, ऐसे सेल्स जिन्होंने अभी जिनका नहीं वो डिसाइड हुआ होता कि उन्होंने आगे जाकर क्या बनना है, उन्होंने बोन बनाना है, क्या चीज़ बनानी है, उसे कहते हैं कैलस फॉर्मेशन यानी कि सॉफ्ट कैलस। वो सॉफ्ट होते हैं। कैलस फॉर्मेशन यानी कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स को कहते हैं। अब यहाँ पर जो कैलस होंगे वो क्या करेंगे कि वो बोन बनाना शुरू कर देंगे, वो बोन के लिए डिफ्रेंशिएट होंगे बाद में आगे चलकर। सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होती है थर्ड नंबर के ऊपर, वो है बोनी कैलस फॉर्मेशन। बोन कैलस के ऐसे सेल्स अब वो डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं कि उन्होंने बोन बनाना है। तो उसमें क्या होगा कि पहले होगा कि फिब्रोकार्टिलेजिनियस कैलस इज कन्वर्टेड इनटू बोनी कैलस। अब यहाँ पर जो वो फिब्रोकार्टिलेजिनियस कैलस था पहले कार्टिलेज बना है जो हायालीन और फिब्रोकार्टिलेज फाइब्रस कार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है। वो हायालीन और फिब्रोकार्टिलेज कन्वर्ट हो रहा होता है बोनी कैलस के अंदर, यानी कि बोन बनाने में कन्वर्ट हो रहा होता है। इसके लिए तकरीबन 3 से 4 हफ्तों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आपके ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड टू कन्वर्ट सॉफ्ट कैलस टू बोनी कैलस। ओस्टियोब्लास्ट सेल जैसा कि बोन फॉर्मिंग सेल्स को कहते हैं और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स बोन डिसॉल्विंग सेल को। अब ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स आएंगे, कंटिन्यू तौर पर डिवाइड होंगे और कन्वर्ट करेंगे सॉफ्ट कैलस को बोनी कैलस के अंदर। ओस्टियोक्लास्ट क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं उन्हें इनगल्फ करना शुरू कर देंगे, उन्हें डिसॉल्व करना शुरू कर देंगे, ख़त्म करना शुरू कर देंगे और ओस्टियोब्लास्ट नए बोन सेल्स बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर नई बोन बनने के लिए कुछ मिनरल्स की, विटामिन की ज़रूरत होती है और कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल तौर पर अल्लाह ताला ने ऐसा मैकेनिज्म रखा है कि हमारी बॉडी के अंदर केमिकल मैसेंजर्स मौजूद होते हैं जो मैसेज देते हैं। अब विटामिन जैसा कि डी, सी और ए दीज आर नेसेसरी फॉर आवर बोन फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं और उसके साथ मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम, ये मिनरल प्रोवाइड होंगे बोन्स को, जिसकी मदद से जो स्पॉन्जी बोन होगी, जो सॉफ्ट बोन होगी, वो हार्ड बोन के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। ये किसकी हेल्प से हो रहा होता है? ये पैराथायराइड
जो पैराथार्मोन हार्मोन सिक्रीट करता है, कैल्सिटोनिन एंड ग्रोथ हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड जो पैराथार्मोन हार्मोन सिक्रीट कर रहा होता है, और कैल्सिटोनिन कैल्शियम, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम की मिकदार कम हो जाती है तो यहाँ पर पैराथार्मोन हार्मोन आता है और वो कैल्शियम की मिकदार को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर कैल्शियम मूव करके जाता है, हमारी बोन्स को मिलता है, जहाँ जहाँ पर बॉडी के जिस पार्ट को कैल्शियम की ज़रूरत होती है वहाँ पर कैल्शियम को प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो गई है तो कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रीट होगा। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करेगा कि वहाँ पर कैल्शियम की मिकदार को कम करना शुरू कर देगा। इस तरह ये दो जो हार्मोन्स होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड का हार्मोन पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन, ये एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे होते हैं। इस तरह उसके साथ साथ ग्रोथ हार्मोन आता है जो फिर उन पार्ट्स की ग्रोथ स्टार्ट करना शुरू कर देता है। इस तरह जो सॉफ्ट बोन होती है वो हार्ड बोन के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। बोनी कैलस फॉर्मेशन के बाद जो लास्ट स्टेज है वो है बोन रिमॉडलिंग। बोन रिमॉडलिंग यानी कि रीसाइजिंग। यहाँ पर बोनी के अंदर वो ब्लड वेसल्स वगैरह बनना शुरू हो चुकी थी और तकरीबन बोन्स कॉम्पैक्ट बोन के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई थी। बोन रिमॉडलिंग के अंदर बोन रिसाइज हो जाती है, ये कि दोबारा अपनी जो टूटी हुई बोन थी वो ओरिजिनल बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इस बोन रिमॉडलिंग के लिए सेवरल मंथ रिक्वायर्ड होते हैं, तकरीबन 5 to 6 मंथ की ज़रूरत होती है बोन को रिमॉडलिंग होने के लिए, साइजिंग होने के लिए, दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बनने के लिए। बोन रिमॉडलिंग में क्या होगा कि ओस्टियोब्लास्ट टू ओस्टियोसाइट सेल्स, जो ओस्टियोब्लास्ट सेल थे, जो बोन फॉर्मिंग सेल थे, अब वो इस काबिल हो चुके हैं कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे ओस्टियोसाइट सेल्स के अंदर, यानी कि ओस्टियोसाइट्स बोन मैच्योरिंग सेल्स को कहते हैं। अब बोन के जो ओस्टियोब्लास्ट सेल थे वो मैच्योर होकर ओस्टियोसाइट सेल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। बोन कैपेबल टू वेट बेयर एज ओरिजिनल बोन, यहाँ पर बोन इस काबिल हो जाएगी कि ओरिजिनल बोन की तरह वेट को बेयर कर सके, वेट को बर्दाश्त कर सके। इस तरह से इन 4 फेजेस से गुजर कर हीमाटोमा फॉर्मेशन, सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, बोनी कैलस फॉर्मेशन एंड बोन रिमॉडलिंग, इनसे गुजर कर हमारी बोन्स कैपेबल टू कन्वर्ट इनटू द ओरिजिनल बोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इस काबिल हो जाती है और ओरिजिनल बोन की तरह वेट बेयर भी कर सकती है और वैसे ही वर्क परफॉर्म कर सकती है जैसे पहले वो वर्क परफॉर्म कर रही थी। इस सारे प्रोसेस के लिए तकरीबन 8 से 12 हफ्ते लगते हैं, जिसमें रोकन बोन ओरिजिनल बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, कैपेबल टू कन्वर्ट इनटू देयर ओरिजिनल बोन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।